हेलो दोस्तों, आर के इस निःशुल्क प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और लगातार अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो इस कोर्स के अंतर्गत हम लोग सुबह वाली क्लास में लगातार आधुनिक इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं और आज ये आधुनिक इतिहास के अंतर्गत अपना 9वां लेक्चर है। और पिछली वीडियो में हम लोगों ने जो 1857 की क्रांति के बाद के अन्य जन आंदोलन थे उनका अध्ययन कर लिया था और आज की इस वीडियो में हम लोग सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन को पढ़ने वाले हैं। और ये जो सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन है ये एक लंबा टॉपिक है, तो इसको हम लोग दो से ज़्यादा पार्ट हो सकते हैं इसके, क्योंकि ये काफ़ी लंबा टॉपिक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। ठीक है, तो देखो, आधुनिक भारत में 18वीं और 19वीं शताब्दी की बात की जाए तो जो हिंदू धर्म था और जो भारतीय समाज था वो बहुत सी बुराइयों से जकड़ा हुआ था। ठीक है, जैसे कि स्त्रियों की निम्न दशा, ऊंचे जाति के लोग नीची जाति के लोग से बहुत ज़्यादा छुआछूत का भाव रखते थे। ठीक है, उनके बीच में जो क्या बोलते हैं डिफरेंस था वो बहुत ज़्यादा था। स्त्रियों की निम्न दशा थी समाज में। ठीक है, बाल विवाह, सती प्रथा, ठीक है, ऐसी कुरीतियाँ थीं। और देखा जाए तो आप देखेंगे कि जो विधवा होती थी उसका विवाह नहीं होता था, स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जा रही थी। तो इस तरीके की बहुत सी बुराइयां और बहुत से ऐसे अंधविश्वास थे जिनसे कि भारतीय समाज जकड़ा हुआ था। ठीक है, और जो निचला तबका था वो क्या कर रहा था, वो सम्मान पाने के लिए, क्योंकि वो नीची जाति से संबंधित था तो उसका सम्मान कहीं पर था नहीं, तो वो सम्मान को पाने के लिए ईसाई धर्म को स्वीकार कर रहा था। तो बहुत से समाज के प्रबुद्ध लोग इस बात को देख रहे थे। ठीक है, तो उन लोगों ने इस सारी बुराइयों को समाज से दूर करने के लिए 18वीं और 19वीं शताब्दी में जो कदम उठाए उन्हीं को सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखें तो इन आंदोलनों में क्या किया गया या फिर इन जो कदम उठाए गए धार्मिक और सामाजिक सुधार को लाने के लिए, उनमें जो भी अंधविश्वास थे, जो भी रूढ़िवादी प्रथाएं थीं उन पर प्रहार किया गया और जो नवज्ञान, तर्कवाद और नई मान्यताओं को अपनाने पर क्या किया गया, बल दिया गया। ठीक है, अब देखो भारतीय समाज में जो ये धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन चला, इसको दो धाराओं में चलाया गया, यानी कि समाज में सुधार लाने के लिए दो तरीके की धाराएं चल रही थी। पहली धारा कौन थी? पहली धारा ऐसी प्रबुद्ध भारतीयों की थी जो कि पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की शिक्षा को भारतीय समाज में लाना चाहते थे और वो लोग अंग्रेजी शिक्षा को भी भारतीय समाज में देना चाहते थे। ठीक है, तो पहली धारा सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन की वह धारा थी जो कि पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का समर्थन करती थी और भारतीय समाज के लिए अंग्रेजी शिक्षा का भी समर्थन करती थी। और इन लोगों का ऐसा मानना था कि जो पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान है वो संपूर्ण मानव जाति के लिए अनिवार्य है और अगर उसको अपनाया जाए तो समाज में जो ये अंधविश्वास है, जो ये बुराइयां हैं, ये सभी खत्म हो जाएंगी। तो इस वाली जो धारा का नेतृत्व कर रहे थे वो कर रहे थे राजा राम मोहन राय, जो कि पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की शिक्षा और अंग्रेजी भाषा के प्रबल समर्थक थे। ठीक है, और इनका मानना था कि समाज में जो भी बुराइयां, कुरीतियां आदि मौजूद हैं तो हम उनको पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान और अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से खत्म कर सकते हैं। और उनका मानना था कि जो पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की शिक्षा है वो पूरी तरीके से तर्कवाद पर आधारित है, वहाँ हर चीज का तर्क
मांगा जाता है, ना कि किसी बात को अंधविश्वास के रूप में मान लिया जाता है, जैसा कि भारतीय समाज में व्याप्त है। अब देखो, सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन की दूसरी शाखा ये कहती है कि जो अंग्रेजी शिक्षा और पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान है वो भारतीय संस्कृति के ऊपर खतरा है। अगर हमें भारतीय समाज की जो बुराइयां हैं, जो कुरीतियां हैं, उनको अगर दूर करना है तो हमें फिर से वैदिक संस्कृति की ओर लौटना होगा। ठीक है, और इस धारा का जो नेतृत्व कर रहे थे वो कर रहे थे दयानंद सरस्वती। इसीलिए दयानंद सरस्वती ने एक नारा भी दिया है कि वेदों की ओर लौटो। ठीक है, तो दूसरी धारा के लोग क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि जो पश्चिमी ज्ञान विज्ञान की शिक्षा है और जो अंग्रेजी शिक्षा है वो भारतीय समाज के लिए खतरा है, और भारतीय समाज में जो बुराइयां हैं, जो कुरीतियां हैं, अगर हमें उनको समाप्त करना है तो फिर हमें प्राचीन वैदिक संस्कृति की ओर लौटना होगा और जो प्राचीन भारतीय ज्ञान है उसकी ओर ध्यान देना होगा। और इस धारा का नेतृत्व दयानंद सरस्वती जी कर रहे थे और इसीलिए उन्होंने नारा भी दिया है कि वेदों की ओर लौटो। ठीक है, तो दोनों धाराएं स्पष्ट हो गई आपके सामने। एक वो धारा थी जो कि पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान और अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन कर रही थी भारतीय समाज में सुधार लाने के लिए, और दूसरी वो धारा है जो पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान और अंग्रेजी शिक्षा को खतरा समझ रही थी और समाज में सुधार लाने के लिए वेदों की ओर लौटो या फिर वैदिक संस्कृति को अपनाने की बात कर रही थी। ठीक है, अब देखो, समाज में जो ये सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन जो चलाया गया, इसका प्रभाव समाज के बुद्धिजीवियों, ठीक है, नगरीय उच्च जातियों, उदार रजवाड़ों तक ही गया। बाद बाकी जो निर्धन सर्वसाधारण वर्ग था वो इस सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन से कहीं ना कहीं अप्रभावित रहा। तो ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन का निम्नलिखित में से किस पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था? तो ये पड़ा था जो समाज के बुद्धिजीवी लोग थे, नगरीय उच्च जातियां थीं, उदार रजवाड़े थे, और कौन, जो भी समाज के एलीट क्लास लोग थे, उनके ऊपर इस सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। लेकिन जो समाज का निचला तबका था, जो गरीब थे, जो निर्धन थे, वो कहीं ना कहीं इस आंदोलन से अछूते रह गए। अब देखो, अब हम लोग बात करते हैं किसकी? राजा राम मोहन राय और ब्रह्म समाज की, क्योंकि भारतीय समाज में सुधार लाने का सबसे पहले प्रयास अगर हम देखें तो राजा राम मोहन राय के द्वारा ही किया गया था। और इनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्या कहें, ये एक इन्होंने संस्था का गठन किया था ब्रह्म समाज का, तो हम लोग इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे राजा राम मोहन राय का परिचय। तो राजा राम मोहन राय, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, ये बंगाल के थे और जो सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन की शुरुआत हुई थी वह भी बंगाल से हुई थी। दोनों तो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं कि राजा राम मोहन राय कहाँ के थे? बंगाल के। सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन आधुनिक भारत में कहाँ शुरू हुआ था? तो बंगाल में। अब देखो, राजा राम मोहन राय दिल्ली के मुगल सम्राट अकबर द्वितीय की पेंशन से संबंधित शिकायतों हेतु इंग्लैंड गए थे और तभी अकबर द्वितीय ने उन्हें राजा की उपाधि दी थी। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो ये दी थी अकबर द्वितीय ने। ये आपको ध्यान रखना है, ये उत्तर मुगल कालीन सम्राट था। ठीक है, अकबर द्वितीय उत्तर मुगल कालीन सम्राट था। इसने ही राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी और राजा राम मोहन राय इसी अकबर द्वितीय की पेंशन से संबंधित शिकायतों हेतु सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में कहाँ पर गए थे? इंग्लैंड गए थे। ठीक है, अब
देखो, राजा राम मोहन राय समाज के लिए बहुत से जबरदस्त काम कर रहे थे, इसलिए उन्हें बहुत सी उपाधियों या फिर संज्ञाओं से नवाजा गया है और इनसे लगातार प्रश्न देखने को मिलते हैं। अब देखो, राजा राम मोहन राय को क्या क्या कहा जाता है, बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से देखिए। एक तो कहा जाता है आधुनिक भारत का पिता, सुधार आंदोलनों का प्रवर्तक, फिर देखो भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, नव प्रभात का तारा, नव प्रभात का अग्रदूत, प्रथम राष्ट्रीय व्यक्ति, उसके बाद देखो भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत। इन सब संज्ञाओं या फिर उपाधियों से राजा राम मोहन राय को नवाजा गया है। इन सारे नामों को आप लोग एक बार पढ़ लीजिए और क्वेश्चन इनके संदर्भ में बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, अब देखो रविंद्रनाथ टैगोर ने भी राजा राम मोहन राय को आधुनिक युग के उद्घाटनकर्ता के रूप में भारतीय इतिहास का एक चमकदार सितारा कहा है। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से किसने राजा राम मोहन राय को भारतीय इतिहास का एक चमकदार सितारा कहा है, तो ये कहा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। बाद बाकी आधुनिक भारत का पिता, सुधार आंदोलनों का प्रवर्तक, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, नव प्रभात का तारा, नव प्रभात का अग्रदूत, प्रथम राष्ट्रीय व्यक्ति, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर व भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत, ये सारी संज्ञाएं भी राजा राम मोहन राय को दी गई थी। ठीक है, अब देखो जो राजा राम मोहन राय थे वो मूर्ति पूजा, जाति प्रथा, सती प्रथा और जो भी समाज में विभिन्न धार्मिक आडंबर और जो अंधविश्वास थे उनका खंडन राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि राजा राम मोहन राय निम्नलिखित में से किन प्रथाओं के विरोध में थे, तो आप उसमें से ये तो ध्यान ही रखना, मूर्ति पूजा का भी राजा राम मोहन राय विरोध करते थे, जबकि जाति प्रथा, सती प्रथा आदि जैसी बुराइयों का भी वो खंडन करते थे। ठीक है, तो जैसा कि राजा राम मोहन राय उस शाखा से संबंधित थे धार्मिक सुधार आंदोलन की जो पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान और अंग्रेजी शिक्षा की प्रबल समर्थक थी। तो यहाँ पर देखेंगे इन्होंने पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की शिक्षा का समर्थन किया। ठीक है, और ये अंग्रेजी शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। तो क्वेश्चन बहुत बार इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान और अंग्रेजी शिक्षा के प्रबल समर्थक थे, तो राजा राम मोहन राय। बाद बाकी जो राजा राम मोहन राय थे इनका जो मत था वो एकेश्वरवाद था। एकेश्वरवाद का मतलब होता है कि ईश्वर एक ही है। एकेश्वरवाद का मतलब होता है ईश्वर एक ही है, इसीलिए ये एकेश्वरवाद के मत का मतलब एकेश्वरवाद के मत को ये मानते थे। बाद बाकी देखो राजा राम मोहन राय समुद्री मार्ग से इंग्लैंड यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, राजा राम मोहन राय समुद्री मार्ग से इंग्लैंड यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय थे। अब देखो 27 सितंबर 1833 को राजा राम मोहन राय की मृत्यु इंग्लैंड के ब्रिस्टल में होती है और इनकी समाधि भी इंग्लैंड के ब्रिस्टल में ही बनी हुई है। बाद बाकी राजा राम मोहन राय की और कुछ खासियतों की बात करें तो ये बहुभाषाविद थे, इन्हें बहुत सी भाषाएं आती थी। बाद बाकी इनके लेखन शैली की प्रशंसा बेंथम ने की है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से किसने राजा राम मोहन राय के लेखन शैली की प्रशंसा की है, तो ये की है बेंथम ने। बाद बाकी आप लोग ध्यान रखना कि राजा राम मोहन राय बहुभाषाविद थे, इनको बंगाली, फारसी, हिंदी, अंग्रेजी बहुत सारी भाषाएं आती थी। और राजा राम मोहन राय ने नेपाल जाकर बौद्ध धर्म का ज्ञान प्राप्त किया था। ठीक है, तो इन्होंने बौद्ध धर्म का भी ज्ञान प्राप्त किया था
और कहाँ जाकर, तो नेपाल में जाकर। अब हम लोग देख लेते हैं कि राजा राम मोहन के द्वारा जो लिखी गई प्रमुख रचनाएं या फिर किताबें हैं उनको, क्योंकि वहाँ से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले है तोहफत उल मोहद्दीन। तो तोहफत अल मोहद्दीन इन्होंने फारसी भाषा में लिखी, जिसमें इन्होंने मूर्ति पूजा और बहुदेववाद का विरोध किया। तो देखो, तोहफत अल मोहद्दीन राजा राम मोहन के द्वारा लिखी गई, किस भाषा में, फारसी भाषा में, और इसमें इन्होंने मूर्ति पूजा और बहुदेववाद का विरोध किया, यानी कि ईश्वर बहुत होते हैं, इसका विरोध किया, क्योंकि इनका मानना था कि ईश्वर एक होता है, यानी कि ये एकेश्वरवाद के समर्थक थे। उसके बाद देखो, सबसे इंपॉर्टेंट किताब इनके द्वारा लिखी गई संवाद कौमुदी। इसको इन्होंने बंगाली भाषा में लिखा था और इस किताब में इन्होंने सती प्रथा का विरोध किया। और आपको ध्यान रखना है कि राजा राम मोहन राय के प्रयासों से ही 1929 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने नियम 17 के तहत सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था, या फिर इसको अवैध करार दिया था। तो यहाँ से देखो, राजा राम मोहन राय ने किताब लिखी संवाद कौमुदी, किस भाषा में, बंगाली भाषा में, और इस किताब में ही इन्होंने सती प्रथा का विरोध किया था। और देखो, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से ही 1929 में, डेट याद रखिए, मतलब ये वर्ष याद रखिए, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने नियम 17, ये पूछा जा चुका है, किस नियम के तहत सती प्रथा को अवैध करार दिया था, तो नियम 17 के तहत सती प्रथा को अवैध करार दिया था। फिर देखो, प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस इन्होंने किताब लिखी, और इन्होंने इसमें क्या किया, जो बाइबल होती है ईसाई धर्म की, उसका पुनः अनुवाद किया। ठीक है, तो यही था प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस 1820 में। फिर देखो, इनने लिखा मिरात अल अखबार, और ये था बंगाली व्याकरण। ठीक है, और ये इन्होंने क्यों लिखा था, बंगाली भाषा को सुधारने हेतु। बाद बाकी इन्होंने मीरात उल अखबार फारसी में भी इसकी रचना की थी। और बाद बाकी अगर हम देखें तो हिंदू धर्म की रक्षा, भारतीय दर्शन का इतिहास, वेदांत गाथा आदि इनकी अन्य प्रमुख साहित्यिक रचनाएं हैं। कौन कौन सी, मैं रिपीट कर देता हूं, हिंदू धर्म की रक्षा, भारतीय दर्शन का इतिहास, वेदांत गाथा। ठीक है, तो ये हो गया। बाद बाकी 4 ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तोहफत उल मोहद्दीन, संवाद कौमुदी, प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस और मीरात उल अखबार। बाद बाकी ये भी कभी कभी पूछ ली जाती हैं। उसके बाद देखो, अब हम लोग देखते हैं कि राजा राम मोहन राय ने कौन कौन सी संस्थाओं को स्थापित किया। तो राजा राम मोहन राय ने हॉलैंड के डेविड हेयर के साथ मिलकर 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखो, क्या क्या ध्यान रखने वाली बात है कि जो हिंदू कॉलेज था उसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने हॉलैंड के, ये भी ध्यान रखना, हॉलैंड के डेविड हेयर थे, उनके साथ मिलकर 1817 में, और कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। 1815 में राजा राम मोहन राय ने द्वारका नाथ ठाकुर के साथ मिलकर आत्मीय सभा की स्थापना की थी, जो कि एकेश्वरवादी मत का प्रचार करती थी। ठीक है, तो हिंदू कॉलेज और आत्मीय सभा। बाद बाकी ध्यान रखना कि कब, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आत्मीय सभा 1815 में द्वारका नाथ ठाकुर के साथ मिलकर, और ये आत्मीय सभा क्या कर रही थी, एकेश्वरवादी मत का प्रचार। अब देखो, आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी। तो जो ये आत्मीय सभा द्वारकानाथ ठाकुर के साथ मिलकर स्थापित की गई थी, ये राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी। इसके बाद देखो, 1823 में राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता यूनिटेरियन एसोसिएशन,
1825 में वेदांत कॉलेज की भी स्थापना की और 1828 में ब्रह्म सभा की भी स्थापना की, जो कि बाद में ब्रह्म समाज कहलाया। ठीक है। बाद बाकी राजा राम मोहन राय ने 1826 के जूरी अधिनियम का भी घोर विरोध किया था। तो ये सारे ऐसे फैक्ट थे जो बार बार पूछे जाते हैं। तो आप हिंदू कॉलेज, आत्मीय सभा, ठीक है, कलकत्ता यूनिटेरियन एसोसिएशन, वेदांत कॉलेज, ठीक है, ब्रह्म सभा, ये सारी चीज़ें ध्यान रखिए। राजा राम मोहन राय के साथ स्थापित थी और किस किस वर्ष में स्थापित की गई, ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। तो इनको भी आप बिल्कुल याद रखेंगे। अब देखो, ब्रह्म समाज हिंदू धर्म का पहला समाज सुधार आंदोलन था। तो अब जो इन्होंने ये 1828 में ब्रह्म सभा स्थापित की थी, जो बाद में ब्रह्म समाज बन गया, तो ये हिंदू धर्म का पहला समाज सुधार आंदोलन था। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदू धर्म का पहला समाज सुधार आंदोलन कौन था। तो ब्रह्म समाज, या फिर कभी कभी आपको विकल्प में ब्रह्म सभा भी देखने को मिलेगी। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, दोनों एक ही हैं। अब देखो, इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा मूलतः ब्रह्म सभा के रूप में 1828 में की गई थी। तो राजा राम मोहन राय ने 1828 में जो मूल रूप से ब्रह्म सभा का गठन किया था, यही बाद में ब्रह्म समाज बन गई। और ये जो ब्रह्म समाज था, ये एकेश्वरवाद के सिद्धांत पर आधारित था, क्योंकि राजा राम मोहन राय मानते थे ईश्वर एक है। बाद बाकी ब्रह्म समाज की हम लोग बात करें तो इसमें मूर्ति पूजा, सती प्रथा, बाल विवाह, जाति प्रथा आदि जैसी बुराइयों का विरोध था। और इसमें समाज में जो कुरीतियां व्याप्त हैं उनको दूर करने के लिए वैज्ञानिक तर्कवाद, पश्चिमी ज्ञान विज्ञान की शिक्षा और अंग्रेजी भाषा का ज्ञान आदि शामिल किया गया था, या फिर इसको बढ़ावा दिया गया था। और ये जो देखो ब्रह्म समाज था, इसने विधवा पुनर्विवाह का भी समर्थन किया था। तो ये भी आप ध्यान रखिए, कथन में बहुत बार ऐसी चीजें पूछी जाती हैं। अब देखो, पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की शिक्षा को समाज के लिए आवश्यक बताया, और जो हिंदू रूढ़िवादी थे वो इनके मतों से सहमत नहीं थे, क्योंकि जो हिंदू रूढ़िवादी थे उनका मानना था कि पाश्चात्य जो ज्ञान विज्ञान है उससे हमारा समाज बिगड़ जाएगा। और बाद बाकी समाज में जो रूढ़िवादी लोग होते हैं उनका अगर मैं आपको परिचय थोड़ा सा दूं, तो वो लोग होते हैं कि जो समाज में बहुत समय से चले आ रहा है वो उसको टोटली एक्सेप्ट करते हैं, और जब भी उसमें कोई परिवर्तन होने की बात आती है तो वो उस चीज़ का विरोध करने लगते हैं, क्योंकि वो बहुत सी पुरानी जो समाज में चीज़ें चली आ रही हैं उनसे हमेशा जकड़े रहना चाहते हैं। तो इसी के चलते जब राजा राम मोहन राय ने समाज में पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा आदि को बढ़ावा दिया, तो जो भी हिंदू रूढ़िवादी थे उन्होंने राजा राम मोहन राय का कड़ा विरोध किया। ठीक है। तो ब्रह्म समाज की शाखाएं भी अगर हम लोग देखें तो संयुक्त प्रांत, पंजाब और मद्रास में खोली गई थी। अब देखो, राधाकांत देव ब्रह्म समाज का विरोध करते हुए धर्म सभा का गठन किया था। तो धर्म सभा का गठन किसने किया था? राधाकांत देव ने, और ब्रह्म समाज का विरोध भी राधाकांत देव ने किया था। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व 1833 में द्वारका नाथ टैगोर ने संभाला था। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने संभाला था? तो द्वारका नाथ टैगोर ने। उसके बाद देखो 1843 में देवेंद्र नाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज का नेतृत्व संभाला। इससे पूर्व देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1839 में एक तत्वबोधिनी सभा का गठन किया था। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि तत्वबोधिनी सभा का गठन किसने किया? तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1839 में।
ठीक है। और ये जो तत्वबोधिनी सभा थी, ये तत्वबोधिनी पत्रिका का भी प्रकाशन करती थी और इसके माध्यम से ये भारत के अतीत के सुव्यवस्थित अध्ययन को प्रोत्साहित करती थी। ठीक है। तो तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 में स्टार्ट की थी और तत्वबोधिनी सभा तत्वबोधिनी पत्रिका का भी प्रकाशन करती थी, जिसमें भारत के अतीत के सुव्यवस्थित अध्ययन का या फिर सुव्यवस्थित अध्ययन को प्रोत्साहित किया जाता था। ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, एक तो ये क्रम याद रखो कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व द्वारकानाथ टैगोर और फिर देवेंद्रनाथ टैगोर ने, और देवेंद्रनाथ टैगोर ने इस ब्रह्म समाज का नेतृत्व संभालने से पहले 1839 में तत्वबोधिनी सभा का भी गठन किया था। अब देखो 1857 में केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज का नेतृत्व संभाला और इन्होंने यानी कि केशव चंद्र सेन ने इस ब्रह्म समाज को अखिल भारतीय स्वरूप प्रदान किया गया। ठीक है। लेकिन केशव चंद्र सेन बाद में इतने उदारवादी हो गए कि इस ब्रह्म समाज में बाइबिल तक का पाठ पढ़ाया जाने लगा। ठीक है। तो इसके चलते केशव चंद्र सेन का जबरदस्त विरोध हुआ और 1865 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें ब्रह्म समाज के जो नेतृत्वकर्ता थे उसके पद से हटा दिया। ठीक है। इसके बाद देखो ब्रह्म समाज दो भागों में बट गया, आदि ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज। अब जो आदि ब्रह्म समाज था इसका नेतृत्व कर रहे थे देवेंद्रनाथ टैगोर और जो भारतीय ब्रह्म समाज था इसका नेतृत्व कर रहे थे केशव चंद्र सेन। अब देखो केशव चंद्र सेन नारी स्वतंत्रता पर काफी बल देते थे, लेकिन एक घटना घटती है और उनका जो ये बातें ये करते हैं, लेकिन फिर एक वैचारिक मतभेद सामने आता है इनके विचारों का कि इन्होंने खुद ब्रह्मा विवाह अधिनियम का उल्लंघन किया और इनकी एक 13 साल की पुत्री थी उसका विवाह कूच बिहार के राजा के साथ कर दिया और परिणाम ये हुआ कि भारतीय ब्रह्म समाज जिसका कि नेतृत्व केशव चंद्र सेन कर रहे थे इसमें भी फूट पड़ गई और इसके बाद आनंद मोहन बोस ने 1878 में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। अब देखो आदि ब्रह्म समाज, भारतीय ब्रह्म समाज, साधारण ब्रह्म समाज, ये सारी चीजें हैं। बिल्कुल मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दिया है और आप अब इसको अच्छी तरीके से याद करिए क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है कि आदि ब्रह्म समाज का नेतृत्वकर्ता कौन था, तो देवेंद्रनाथ टैगोर। भारतीय ब्रह्म समाज का नेतृत्वकर्ता कौन था, केशव चंद्र सेन। साधारण ब्रह्म समाज का नेतृत्वकर्ता कौन था, आनंद मोहन बोस। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अब देखो 1872 में आचार्य केशव चंद्र सेन ने सरकार को ब्रह्म विवाह अधिनियम को कानूनी दर्जा दिलवाने हेतु तैयार किया था और 1872 में ब्रह्म विवाह अधिनियम पास किया गया जिसमें 14 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं और 18 वर्ष से कम आयु के बालकों का विवाह वर्जित कर दिया गया था। तो 1872 में केशव चंद्र सेन के प्रयासों से ब्रह्म विवाह अधिनियम को कानूनी दर्जा मिला और इसमें देखो नियम क्या था कि 14 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं की शादी नहीं हो सकती है और 18 वर्ष से कम आयु के बालकों का भी विवाह वर्जित कर दिया गया। बाद बाकी देखो केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से मद्रास के श्री धरालू नायडू ने वेद समाज की स्थापना की थी। वेद समाज दक्षिण भारत में प्रचलित था, इसे दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहते थे। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि दक्षिण भारत में वेद समाज की स्थापना किसने की थी, तो ये ध्यान रखना है श्री धरालू नायडू ने। बाद बाकी पूछा जाता है वेद समाज की स्थापना कहाँ की गई थी, मद्रास में। तो श्री धरालू नायडू ने वेद समाज की स्थापना की प्रेरणा किससे ली थी, केशव चंद्र सेन से।
निम्नलिखित में से किस संस्था को दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहते हैं? वेद समाज को। इस तरीके के बहुत से क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं। अब देखो हम लोग देखते हैं, अभी तक हम लोगों ने बंगाल की बात करी, अब हम लोग थोड़ा सा आते हैं महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में देखते हैं कि कौन कौन से धर्म सुधार आंदोलन चले थे। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले व्यक्ति के हिसाब से देखना प्रारंभ करेंगे। जैसे गोपाल हरि देशमुख हैं, इन्होंने क्या किया। फिर ऐसे देखेंगे बाल शास्त्री ने महाराष्ट्र में क्या किया, आत्माराम पांडुरंग ने क्या किया, महादेव गोविंद रनाडे ने क्या किया, डी.के. कर्वे, पंडित रमाबाई, विष्णु परशुराम पंडित। तो ऐसे हम लोग व्यक्तियों के हिसाब से देखते चलेंगे, तो हम लोगों का जो अध्ययन है वो बहुत ही सुविधाजनक रूप से हो जाएगा। तो गोपाल हरि देशमुख की बात करें, इनको लोकहितवादी के संज्ञा से नवाजा गया है। ये भी आप लोग ध्यान रखिए, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से किसे लोकहितवादी भी कहा जाता है। ठीक है। और ये जो गोपाल हरि देशमुख थे, इन्होंने महाराष्ट्र में समाज सुधार आंदोलन की शुरुआत की थी। बाद बाकी इन्होंने महाराष्ट्र की जो तत्कालीन राजनीतिक और सामाजिक समस्याएं थीं, उनको लेकर भी बहुत से पत्र लिखे थे, जिन्हें क्या कहते हैं, सते पत्रे। और जो गोपाल हरि देशमुख थे, आपको ध्यान रखना है कि पेशे की दृष्टि से ये एक न्यायाधीश थे और 1880 में ये गवर्नर जनरल की काउंसिल के भी सदस्य रहे थे। और ये राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता के समर्थक के रूप में हाथ से बुने हुए खादी के वस्त्र पहनकर 1876 में दिल्ली दरबार में भी उपस्थित हुए थे। तो ये परिचय था गोपाल हरि देशमुख का। इन्होंने महाराष्ट्र के समाज में सबसे पहले सुधार आंदोलन की शुरुआत की। इनकी उपाधि लोकहितवादी थी और इन्होंने महाराष्ट्र की तत्कालीन राजनीतिक और सामाजिक समस्याओं पर कई लेख लिखे, जिन्हें कि सते पत्रे कहा जाता है। बाद बाकी पेशे की दृष्टि से ये एक न्यायाधीश थे और 1880 में गवर्नर जनरल की काउंसिल में ये सदस्य भी थे। और ये राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता के समर्थक थे और हाथ से बुने हुए खादी के वस्त्र पहनकर 1876 में ये दिल्ली दरबार में उपस्थित हुए थे। आगे हम लोग बात करें तो बाल शास्त्री आते हैं। बाल शास्त्री महाराष्ट्र में पाश्चात्य उदारवादी शिक्षा की पहली उपज थे। इन्होंने पाश्चात्य उदारवादी विचारों का प्रसार करने के लिए बंबई दर्पण तथा दिग्दर्शन नामक 2 पत्र निकाले थे। अब देखो, जो बाल शास्त्री थे, ये महाराष्ट्र में पाश्चात्य उदारवादी विचारों का प्रसार करते थे और इसके लिए उन्होंने बंबई दर्पण और दिग्दर्शन नामक 2 पत्र निकाले थे। अब देखो, क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि बंबई दर्पण और दिग्दर्शन नामक पत्रों का संपादन या फिर इसको किसके द्वारा निकाला गया था। इस तरीके के क्वेश्चन भी बनते हैं। तो फिर आपको ध्यान रखना है कि बाल शास्त्री ने बंबई दर्पण और दिग्दर्शन नामक 2 पत्र निकाले थे। उसके बाद देखो, आत्माराम पांडुरंग की बात करें तो इन्होंने महाराष्ट्र में परमहंस मंडली की स्थापना की थी। तो आत्माराम पांडुरंग ने 1850 में महाराष्ट्र में धर्म सुधार हेतु परमहंस मंडली की स्थापना की थी। लेकिन ये जो परमहंस मंडली थी, ये ईसाई धर्म की नकल के चलते असफल हो गई। ठीक है। इसके बाद इन्होंने आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से 1876 में बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना की व इसके माध्यम से हिंदू धर्म में सुधार, स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया। तो अब प्रार्थना समाज के संदर्भ में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कब स्टार्ट किया गया। 1876 में। कहाँ पर? मुंबई में। किसके द्वारा? आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। किसकी प्रेरणा से? केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से। काम क्या था? हिंदू धर्म में सुधार, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना, विधवा विवाह को प्रोत्साहित करना आदि इस प्रार्थना समाज के कार्य थे।
बाद में देखो प्रार्थना समाज में आरजी भंडारकर और महादेव गोविंद रानाडे भी शामिल हुए। अब देखो इस प्रार्थना समाज को प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय महादेव गोविंद रानाडे को ही जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि प्रार्थना समाज को प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय किसे जाता है, तो महादेव गोविंद रानाडे को। आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं महादेव गोविंद रानाडे के बारे में। तो महादेव गोविंद रानाडे ने महाराष्ट्र में उदारवादी शिक्षा के प्रसार हेतु 1884 में पुणे में डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना की थी। 50वीं बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? महादेव गोविंद रानाडे ने। कब? 1884 में। कहाँ पर? पुणे में। विकल्प में आपको महाराष्ट्र भी देखने को मिल सकता है। और इसका उद्देश्य क्या था? उदारवादी शिक्षा का प्रसार। ठीक है, उसके बाद देखो 1891 में इन्होंने विधवा पुनर्विवाह संघ यानी कि विडो रीमैरिज एसोसिएशन की भी स्थापना की, ताकि विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया जा सके। बाद बाकी देखो इनने 1867 में सार्वजनिक सभा की भी स्थापना की। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1867 में महाराष्ट्र में सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी? तो महादेव गोविंद रानाडे ने। बाद बाकी जिस तरीके के विचार महादेव गोविंद रानाडे के थे, जिस तरीके के कार्य थे, तो उसके हिसाब से उन्हें महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं महादेव गोविंद रानाडे को। इसके बाद देखो भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना 1887 में किसके द्वारा की गई थी? महादेव गोविंद रानाडे और रघुनाथ राव के द्वारा। अब देखो जब भी आप सामाजिक सुधार आंदोलन पढ़ेंगे, इसमें इतने ज़्यादा संगठन स्थापित किए गए हैं कि आपका दिमाग पागल हो सकता है। लेकिन वही है कि आपको बहुत ही ध्यान से सारे संगठन याद करने होंगे, क्योंकि जितने भी सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन का नेतृत्व जो लोग भी कर रहे थे, उन्होंने किसी ना किसी संगठन को स्टार्ट किया और उसके माध्यम से समाज की कुरीतियों या फिर बुराइयों को दूर करने का प्रयत्न किया। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी, फिर उसके बाद विधवा पुनर्विवाह संघ, उसके बाद आप देख रहे हैं सार्वजनिक सभा, फिर देख रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन। तो बहुत सारे जो संगठन हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो आप लोग दो चीज़ें जरूर याद रखिए, तीन चीज़ें, कहाँ, किसके द्वारा और कब। ठीक है, अब देखो डीके कर्वे की बात करते हैं, जो कि महाराष्ट्र के सामाजिक सुधार आंदोलन में एक बहुत बड़ा नाम है। तो डीके कर्वे ने महागोविंद रानाडे की सहायता से 1899 यानी कि 1899 में पुणे में विडो होम या फिर विधवा आश्रम की स्थापना की थी, जहां पर की विधवाओं को शिक्षा दी जाती थी। और डीके कर्वे ने 1906 में बंबई में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो डीके कर्वे ने दो संगठनों की स्थापना की, एक विडो होम जैसे कि विधवा आश्रम कहते थे, और एक भारतीय महिला विश्वविद्यालय की। ठीक है, और डेट याद रखना, विडो होम 1899 में और 1906 में भारतीय महिला विश्वविद्यालय। उसके बाद देखो पंडित रमाबाई की हम लोग बात करें तो इन्होंने महाराष्ट्र में महिलाओं की शिक्षा हेतु बहुत कार्य किया था। और पंडित रमाबाई ने महिलाओं के कल्याण हेतु आर्य महिला समाज की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन रिसेंटली ही यूपीपीसीएस में पूछा गया है कि महाराष्ट्र में आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की थी? तो पंडित रमाबाई ने। उसके बाद देखो विष्णु परशुराम पंडित। ठीक है, विष्णु परशुराम पंडित ने महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह आंदोलन का नेतृत्व किया था। इन्होंने 1850 में विडो रीमैरिज सोसाइटी की भी स्थापना की थी। तो विडो रीमैरिज सोसाइटी और
विधवा पुनर्विवाह आंदोलन का नेतृत्व किसने? विष्णु परशुराम पंडित ने। आगे हम लोग देखें तो यहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले, इन्होंने पूना में भारत सेवक मंडल, जिसे आप सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी कहते हैं, उसकी स्थापना की थी। और कब की थी? 1905 में। और ये क्वेश्चन तो अनगिनत बार पूछा जा चुका है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, या फिर कब की थी, या फिर कहाँ की थी। बहुत बार क्वेश्चन बन चुका है। और ये क्वेश्चन बहुत से अभ्यर्थियों का गलत भी होता है। और गलत कब होता है? जब वहाँ पर दे दिया जाता है भारत सेवक मंडल, फिर वो तुरंत भूल जाते हैं कि इसका मतलब सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी ही होता है। क्योंकि आपको बहुत बार किताबों में सिर्फ ऐसे करके देखने को मिलता है, सर्वेंट, यहाँ पर ऑफ और होगा, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो यही ज़्यादातर किताबों में लिखा मिलता है, जबकि आपको भारत सेवक मंडल या फिर भारत सेवक समाज कहीं नहीं मिलता है। तो जब भी क्वेश्चन आयोग भारत सेवक मंडल करके दे देता है तो फिर ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है भारत सेवक मंडल या फिर भारत सेवक समाज ही सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी है, जिसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 में पूना में की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? भारत सेवा के लिए प्रचारक तैयार करना और संवैधानिक रूप से भारतीय जनता को सच्चे हितों को प्रोत्साहित या फिर प्रोत्साहन देना। बाद बाकी देखो, इस सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी से MC सीतलवाड़, VN राव, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर भी इसके कुछ प्रमुख सदस्य थे। अब देखो, जब आयोग को क्वेश्चन टफ करना होता है तो वो क्या करता है? वो इन संगठनों के सदस्यों के बारे में पूछ लेता है कि कौन सा सदस्य इस संगठन में प्रमुख रूप से शामिल था इस तरीके से, या फिर कौन से प्रसिद्ध लोग इस संगठन से जुड़े हुए थे। तो देखो, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी से MC सीतलवाड़, VN राव और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। उसके बाद देखो, दादोबा पांडुरंग की हम लोग बात कर लेते हैं। इनका भी एक बड़ा नाम है महाराष्ट्र के धर्म सुधार आंदोलन में। तो इन्होंने सबसे पहले तो परमहंस मंडली की स्थापना की थी, और किसके साथ मिलकर की थी? दुर्गा राम मेहता और उनके साथियों के साथ। कब? 1849 में। कहाँ पर? मुंबई में। और ये जो परमहंस मंडली थी, यह एक अत्यधिक प्रभावशाली और महत्वपूर्ण हिंदू सामाजिक धार्मिक सुधार संगठन था। तो दादोबा पांडुरंग ने परमहंस मंडली की स्थापना 1849 में मुंबई में की थी, और किसके साथ मिलके की थी? दुर्गा राम मेहता और उनके साथियों के साथ। ठीक है, तो इस तरीके से आज की क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। तो यहाँ पर नो डाउट बहुत ज़्यादा फैक्ट हैं, लेकिन पूरा इतिहास ही फैक्ट से भरा हुआ है, और आपको पूरे इतिहास में प्रत्येक लाइन में एक फैक्ट मिलना है। तो याद करने की जिम्मेदारी मेरी है, याद करने की जिम्मेदारी आपकी है, और समझाने का जो दायित्व है वो मेरा है, जिम्मेदारी याद करने की आपकी है। लगातार वीडियोज़ को देखिए, तभी काम बनेगा। और मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि किताबों से ज़्यादा आपको सुनने का फ़ायदा इस क्लास में ज़रूर मिलेगा, क्योंकि जो चीज़ें आप किताबों से पढ़ते होंगे वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग से एक समय बाद ओझल हो जाती होंगी। लेकिन अगर आप क्लास की जो सारी चीज़ें हैं 2 से 3 बार रिपीट मोड पे सुन लेंगे तो फिर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। तो फिर लगातार क्लास को देखते रहिए और साथ बनाए रखिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।